Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about the chemical equilibrium, which is topic of 10th class as well as of first year class chapter 8. 10th class का ये पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ईयर का 8th चैप्टर है. हमारा फोकस होगा केमिकल इक्विलिब्रियम पे, रिवर्सिबल रिएक्शंस पे. We are going to discuss about the reversible reactions, irreversible reactions, equilibrium, chemical equilibrium, its types, dynamic equilibrium, static equilibrium, and its graph of different possibilities. आज हम जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले जो है वो बेसिक चीजें हैं, वो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, इनमें से पॉसिबल एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं, और इनमें से ग्राफ कैसे पूछा जा सकता है, पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो क्या है, लॉन्ग आ जाए वो कैसे लिखना है, तो अगर इनमें डिफरेंस आ जाए वो कैसे लिखते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. पहले हम जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम देखें तो पहले पेज पे एक चीज मेंशन की हुई है, चेंजेस कहते हैं तब्दीलियों को. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, वन इज फिजिकल चेंज, अदर वन इज केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज होता है टेम्परेरी चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, आर्जी तब्दीली को फिजिकल चेंज कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखें, बर्फ है, उसको अगर मेल्ट करें, पिघल जाए तो वो पानी बन जाता है. उसी पानी को अगर फ्रीज करें तो वो अगेन बर्फ बन जाती है. तो ये टेम्परेरी चेंज है, आर्जी चेंज है. दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. ये जो है ये बात, इसको क्या कहेंगे जी, फिजिकल चेंज. इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस आ जाएगा, या आप कह लें कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस. ये फिजिकल चेंज है, इसकी डेफिनेशन है और ये एग्जांपल है. उसके बाद केमिकल चेंज है. केमिकल जो चेंज है, जिसको उर्दू में कीमियाई तब्दीली कहते हैं, इट इज अ परमानेंट चेंज, मुस्तकिल तब्दीली. अब फॉर एग्जांपल आपने एक जो पेज है, कागज है, पेपर है, उसको जलाया है, वो राख बन जाएगी, ऐश. क्या वो वापस कागज बन सकता है? नो, इट इज अ परमानेंट चेंज, मुस्तकिल तब्दीली. इसको कहते हैं केमिकल चेंज, कीमियाई तब्दीली. उसकी एग्जांपल भी हो गई है. उसके बाद अगर देखें, अब हमने ये डिस्कस करना है इस केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का हमारे जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इससे क्या ताल्लुक है. ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर से कैसे ये मैच होती है, ये जुड़ रही है. तो फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस हैं, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. किससे? क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे. इसको हम लिंक करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन से और इरिवर्सिबल रिएक्शन से. वो कैसे? रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल, उसका मैं आपको नाम बता देता हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा. इसके डिफरेंट नेम्स हैं, आपकी बुक में एक आध दिया हुआ है, या दो दिए होंगे, या मैंने 3-4 मेंशन किए हैं, ये आप लिख लीजिएगा. पहला नाम है फॉरवर्ड रिएक्शंस. फॉरवर्ड रिएक्शन का दूसरा नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शंस. इरिवर्सिबल फॉरवर्ड को ही कहते हैं. तीसरा इसका नाम है कंप्लीट रिएक्शंस. चौथा इसका नाम है यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस. नाम नोट कर लीजिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, या कंप्लीट रिएक्शंस, या यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस. अब इसको हम देखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है. फॉरवर्ड, जैसे हम कहते हैं कोई चीज आगे भेजनी, फॉरवर्ड करनी, तो फॉरवर्ड ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट आगे मूव करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, उसको फॉरवर्ड कहेंगे. अब रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है? एक केमिकल रिएक्शन में जो चीजें आपस में मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं, कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं. द सब्सटेंसेस व्हिच कंबाइन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो चीजें आपस में मिल रही हैं, उसको रिएक्टेंट कहेंगे. और प्रोडक्ट क्या होंगे? द सब्सटेंसेस, द न्यू substances formed in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट का आपस में रिएक्शन हो रहा है, जो चीज बन रही है उसको प्रोडक्ट कहेंगे. तो इसमें फॉरवर्ड को आगे प्रोसीड करते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन या यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शंस इन व्हिच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना दे, इस ऐसे रिएक्शंस को फॉरवर्ड कहते हैं या इरिवर्सिबल कहते हैं. क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल आप अगर गौर से देखें, C+O2 goes to CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं.
तो यूनिडायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि ये रिएक्टेंट ने मिलकर सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया एक ही साइड पे, लेफ्ट टू राइट है बस, वापस नहीं जा रहा, रिवर्स नहीं हो रहा, इसलिए इरिवर्सिबल है। और फॉरवर्ड क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट्स ने मिलकर आगे प्रोडक्ट बना दिए। कंप्लीट रिएक्शन इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट आगे बना दिया, बस रिएक्शन मुकम्मल है, इसलिए कंप्लीट कह रहे हैं। उनके एग्जांपल याद रखिएगा, पहली है C+O2 goes to CO2, उसकी दूसरी एग्जांपल है H2+O2 goes to 2H2, ये वाटर की एग्जांपल है, वाटर बन रहा है, ये इरिवर्सिबल किया, वापस नहीं आ। और तीसरी एग्जांपल है एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर बन रहा है, ये रिवर्सिबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहे हैं, तो ये इरिवर्सिबल है, वापस नहीं जा रहे। तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? वापस नहीं जा रहे, इरिवर्सिबल है, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड है। कंप्लीट इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और यूनि डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट। इस ऐसे रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लेफ्ट टू राइट होता है, रिएक्टेंट मिलके बस प्रोडक्ट बनाते हैं और सिंगल एरो से शो किया जाता है, एक ही एरो है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शंस के बारे में हमने देखा है, इसके मुख्तलिफ नाम्स भी थे। और फॉरवर्ड रिएक्शन मुकम्मल क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट मिलके बस प्रोडक्ट बना देती है। उसके बाद हम देखते हैं, ये फॉरवर्ड था, अब हम देख रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। वो फॉरवर्ड था, ये रिवर्सिबल है, इसकी दूसरी टाइप्स है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन दी डेफिनेशंस ऑफ, या हाउ यू कैन डिफाइन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कैसे फर्क कर सकते हैं, या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की डेफिनेशन लिखे, या रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल की एग्जांपल लिखे, तो ये इस तरह हो सकता है। अब ये देखें, इसकी दूसरी टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शंस, या उनके दूसरे नाम है, ये नोट कर लीजिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का दूसरा नाम इनकम्प्लीट रिएक्शन है या अपोजिंग रिएक्शन है, ये नोट कर लीजिएगा। ये चीज फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशली अहम है, 10th वालों के लिए भी। अपोजिंग रिएक्शंस भी कहते हैं या बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस भी कहते हैं। बाई डायरेक्शनल, वो यूनि डायरेक्शनल था, ये बाई है, दो को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं H2+I2 goes to 2HI, यहां मैंने डबल एरो लगाया। अब इसमें H2 और I2 हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ये रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन इधर अगर देखें, ये एरो एक वापस आ रहा है, रिवर्स हो रहा है। रिएक्टेंट ने मिलके प्रोडक्ट तो बनाया है, लेकिन प्रोडक्ट ने मिलके वापस रिएक्टेंट बनाया, वापस को रिवर्स कहते हैं। ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाते हैं। those reactions in which reactant combine to form a product and product recombine to form a reactant, reactant ने मिलके प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट ने वापस रिएक्टेंट बनाया, वापस, इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और इनकम्प्लीट इसलिए कि ये नामुकम्मल है, कि कंप्लीट नहीं होती, इसलिए। बट उसकी रीजन ये है, तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी रीजन ये है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये दोनों साइड्स पे रिएक्शन अपोजिट चलता रहेगा, इसलिए ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, इनकम्प्लीट है। अपोजिट चलता रहेगा तो इसलिए अपोजिंग रिएक्शन है। और बाई डायरेक्शनल इसलिए दो समत, वो यकसमती था, समत एक डायरेक्शन, यहाँ बाई डायरेक्शनल है, ये दो डायरेक्शंस में। कैसे? क्योंकि इसमें डबल एरो से मैंने शो किया, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? रिएक्टेंट में। तो इसको क्या कहेंगे? ये डबल एरो है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब 10th क्लास स्पेशली इसमें से एमसीक्यूज आ जाता होता है। इसमें से पहला एमसीक्यूज ये आता होता है कि आयोडीन का कलर कौन सा होता है, तो आपने पर्पल पे टिक लगा देना। हाइड्रोजन आयोडाइड का कौन सा कलर होता है? कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है, नो कलर। और हाइड्रोजन का भी कोई कलर नहीं होता, तो ये एज एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद ये रिवर्सिबल की एग्जांपल हो गई। उसके बाद ये देखें कि ये दूसरी एग्जांपल N2+3H2 goes to 2NH3, ये अमोनिया फॉर्मेशन, अमोनिया की एग्जांपल, इसमें भी डबल एरो, तो ये भी रिवर्सिबल है। PCl5, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मिलके ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये भी डबल एरो है, तो ये भी रिवर्सिबल की एग्जांपल है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी कि ये राइट से लेफ्ट होता है, डबल एरो से शो होता है, इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ साथ चल रही है। अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स की हमने डेफिनेशन की है, प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन की है, रिएक्टेंट की देखा है, प्रोडक्ट को देखा है, रिवर्सिबल को देखा है, इरिवर्सिबल को देखा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, उनके डिफरेंट नेम्स देखे हैं। अब जो नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है?
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे ये आप अपना फिर खुद बताइएगा, सोचिएगा, फिर मैं उसको आप एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास A प्लस बी है, A प्लस बी रिएक्टेंट है, C प्लस डी प्रोडक्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, स्टेज है, पोजीशन है, पॉइंट है। स्टेट कौन सी स्टेट, कौन सी पोजीशन, कौन सा पॉइंट है? यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। द स्टेट at which rate of forward reactions becomes same to the rate of reverse reaction। जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, सिमिलर हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, उसको हम कहते हैं, उस पोजीशन को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन बच्चों कैसे करेंगे? the state at which rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, that is termed as a chemical equilibrium। अब एक चीज देखिएगा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है या रेट ऑफ रिवर्स क्या है? तो ये चीज समझिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यही ले लें, H2 प्लस I2 गोज टू 2HI। ये फॉरवर्ड कौन सा होता है? जो आगे की तरफ हो, जैसे हम कहते हैं मैसेज फॉरवर्ड करना, आगे की तरफ भेजना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये होगा, H2 प्लस I2 2HI में आगे की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब ये है कि रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये। रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब ये है कि H2 प्लस I2 किस स्पीड से, रिएक्टेंट की स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस वेलोसिटी से। उस स्पीड या वेलोसिटी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, इसकी स्पीड, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड, इसको कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है, रेट ऑफ रिवर्स की आपको समझ आ जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड था रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड, रेट ऑफ रिवर्स क्या होगा? प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड। यहां पे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, वो पॉइंट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको आपको क्लियर होता जाएगा। आगे देखें, फॉर एग्जांपल मैंने आपको आपका नॉलेज और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मजीद इसकी डिटेल देता हूं, एक्सप्लेनेशन कर देंगे जी। A प्लस बी रिएक्टेंट थे, C प्लस डी प्रोडक्ट थे। फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट 100 है, 100, प्रोडक्ट 0, ये 90, ये 10, ये 80, ये 20, ये 70, ये 30, ये 60, ये 40। इट मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये T इज इक्वल टू 0, रिएक्टेंट 100, प्रोडक्ट 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है T इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है टाइम 0 है। टाइम 0 का मतलब ये है इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट का मतलब है रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब है प्रोडक्ट बन, रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हो तो प्रोडक्ट नहीं बना। इसलिए मैंने यहां 0 लिखा है और ये रिएक्टेंट 100 के 100 है। अब मुझे आप अपने ख्याल से बताएं, कमेंट भी कीजिएगा, आपके ख्याल में ये 100 0, 100 0, 90 10, 80 20, 70 30, 60 40, 50 50, 40 60, आपके ख्याल में केमिकल इक्विलिब्रियम कहां आएगा? आपके ख्याल में जरा सोचिए, मैं फिर जवाब देता हूं, जरा खुद सोचिए, आपके ख्याल में केमिकल इक्विलिब्रियम कहां आएगा? तो आप सोचें, फिर मैं बताता हूं। तो सुनिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आपके ख्याल में आएगा 50-50 पे, जबकि ऐसा नहीं है। आपने कहना क्यों, ऐसा क्यों नहीं है सर, ऐसा क्यों नहीं है? उसकी रीजन ये है डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये नहीं कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त आएगा, मैंने ये नहीं कहा कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो, मैंने ये नहीं कहा। ऐसा कहा तो फिर 50-50 पे कैसा आएगा? यहां रिएक्टेंट 50 है, प्रोडक्ट भी 50 है, 50-50 है। मैंने ये नहीं कहा कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो वहां इक्विलिब्रियम आएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था जब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड, जिसको रेट कह रहे थे, जब वो रेट इक्वल होंगे तब इक्विलिब्रियम आएगा। सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होने से जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये 50-50 पे नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन ये कहना कि आएगा ही 50-50 पे, ये भी गलत बात है। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है।
तो इसको हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ये 3 ग्राफ्स हैं, आपकी बुक में एक दिया हुआ ग्राफ, 10th क्लास की बुक में ये वाला ग्राफ दिया हुआ है एक ही, फर्स्ट ईयर की क्लास में ये वाला एक ही ग्राफ दिया हुआ है, उसमें बाकी 2 नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने 3 बता दिए। ये 3 ग्राफ कैसे हैं? ग्राफ पे डियर स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो कीजिएगा, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसको देखें, इसमें 2 लाइनें नजर आ रही, एक नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ लाइन आ रही है, नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये वाली आप देखें, ये वाली जो लाइन है, तो याद रखिएगा रिएक्टेंट की लाइन होगी, ये ऐसी लाइन रिएक्टेंट की लाइन होगी। फॉर एग्जांपल देखें, रिएक्टेंट क्यों मैंने कहा डिक्रीजिंग है, रिएक्टेंट की क्यों? ये देखें 100, 90, 80, 70, 60, तो ये डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि वक्त के लिहाज से पैसेज ऑफ टाइम जो है रिएक्टेंट कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। तो ये वाली जो दूसरी लाइन नजर आ रही है, ये ऊपर वाली एक नीचे आ रही थी, एक ऊपर आ रही है। जो ऊपर वाली लाइन है ये प्रोडक्ट की लाइन है। ये वो वाला ग्राफ है, आपकी बुक में एक दिया हुआ है, ये वो वाला ग्राफ है, इसमें कौन सी चीज ऊपर है? ये ऊपर वाली लाइन कौन सी है? प्रोडक्ट वाली। नीचे वाली लाइन कौन सी है? रिएक्टेंट वाली। ये वो वाला ग्राफ है जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 50-50 नहीं है, हो सकता है ये वो वाला केस हो, प्रोडक्ट मैंने कहा ज्यादा होंगे, 60-40 वाला, कि जहां प्रोडक्ट 60 है, रिएक्टेंट कितने हैं? 40। क्या मतलब? प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है ना, मैंने ये नहीं कहा कि 50-50, फिर उसके अलावा भी आता है। तो ये वो वाला ग्राफ है जिसमें प्रोडक्ट क्या है? ग्रेट। ये वो वाला ग्राफ है जिसमें जब इक्विलिब्रियम आया, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हुए, उस वक्त प्रोडक्ट ज्यादा थे, रिएक्टेंट कम थे। अब दूसरे ग्राफ पे तवज्जो करें। अब दूसरा ग्राफ मैंने पहले कहा, जो डिक्रीजिंग लाइन होगी, नीचे की तरफ आ रही होगी, डेफिनेटली इट विल बी ऑफ रिएक्टेंट। और जो इंक्रीजिंग है, जो बढ़ रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, वो प्रोडक्ट की लाइन है। अब ये देखें, ये रिएक्टेंट की लाइन है, ये प्रोडक्ट की लाइन है, लेकिन इसमें ऊपर कौन सी लाइन है? ऊपर वाली रिएक्टेंट की लाइन है। क्यों? क्योंकि जो डिक्रीज हो रही होती है वो रिएक्टेंट होती है, जो इंक्रीज हो रही होती है वो प्रोडक्ट की होती है। लेकिन इस ग्राफ में ऊपर लाइन खड़ी कौन सी है? इसमें रिएक्टेंट की। तो ये वो वाला ग्राफ है, ये वो वाली इक्विलिब्रियम की स्टेट है, जब इक्विलिब्रियम आया, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हुए, उस वक्त रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट कम थे। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या किसी में उस वक्त इक्विलिब्रियम आया जब रिएक्टेंट ज्यादा हो, किसी में उस वक्त इक्विलिब्रियम आया जब रिएक्टेंट ज्यादा हो, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उस वक्त इक्विलिब्रियम आया जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो, इक्वल हो। ये तीसरा ग्राफ वो है जो 10th में दिया हुआ है। कैसे? जो ऊपर वाली लाइन देखें डिक्रीज हो रही है तो रिएक्टेंट की, नीचे वाली लाइन इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट की, लेकिन ये मिल रहे हैं। तो इसमें मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो जो इक्विलिब्रियम जब आया तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उस वक्त बराबर थे। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और ये भी आपने नोट कर लेना, स्पेशली एमकेट वगैरह में भी पूछा जाता है। KC ग्रेटर देन 1, KC लेस देन 1, KC इक्वल टू 1। ये कब होगा? ये इस ग्राफ की बुनियाद पे होगा, जो जैसे बताया। अब इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी टाइप्स हैं। पहली इसकी टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो आपको पता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल आ जाए, सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, इक्वल सेम, उस वक्त इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? स्टैटिक कहते हैं साकिन को, साकिन स्टेशनरी, रुक जाना। इक्विलिब्रियम आया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हुए हैं, लेकिन उसके बाद रिएक्शन आगे चलने से रुक गया, रुकना, स्टैटिक, स्टेशनरी, साकिन हो गया, इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, आगे चलने से रुक जाए, सीज, जैसे हम कहते होते हैं इंजन सीज हो गया, इंजन बंद हो गया, सेम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने के बाद रुक जाए, उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है कि एक बिल्डिंग जो है वो गिरने के बजाय खड़ी रहती है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक को उर्दू में कहते हैं मुतहर्रिक, हरकत करना। When the rate of forward reaction and rate of reverse reaction are become equal, that is called chemical equilibrium. लेकिन डायनामिक क्या है? डायनामिक क्या है? मैंने मुतहर्रिक, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो, वो तो इक्विलिब्रियम है। उसके इक्वल होने के बाद भी रिएक्शन रुके नहीं,
उसको कहते होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप इवन आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद भी रिएक्शन ना रुके, नहीं रुकेगा, हरकत करता रहेगा, इसलिए मुतहर्रिक है, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट ऑल अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, इट्स ऑल अबाउट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इट्स ऑल अबाउट ग्राफ्स। इसमें इसके अलावा आपका कोई सवाल हो आप जरूर पूछिएगा, और मैं उन तमाम लोगों को शुक्रगुजार हूं जो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।